हाँ पर तुम्हें एरर हैंडलिंग से करना है यार, राइट? फिर एरर देंगे could not find a version that satisfies the requirement metcode. मेट्रोड लिब एलआईपी होता है भाई, स्पेलिंग सही करो। कैप्चा कौन कर रखा है? ये फिर से एरर देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव पता तो है। अब इसके बाद ये तो हो गया। अच्छा इतना इंस्टॉल किया था कल, वो इंस्टॉल हो रहा है, बस इतना किया था कल। मैं भी एब्सेंट था क्लास में, हम्म, मैं भी एब्सेंट था तो मैं तुम भी पढ़ लो, 1.5 था मैं बोला तो याद है। नहीं तुम्हारा हटा दिया था मैंने। अच्छा ये नहीं, इधर नहीं, ये होती है एरर हैंडलिंग, ठीक है। एरर हैंडलिंग में क्या होता है कि हम ना बेसिकली अगर हमें पता है कि कहीं पे एरर आ सकता है, तो हम उसको हैंडल करने के लिए पहले से ही कोड के अंदर अपना एक फिर से बना देते हैं, ठीक है। तो जो एरर हैंडलिंग होती है वो आपकी होती है ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली से, ठीक है। ये कोड रहता है आपका एरर हैंडलिंग के लिए। अब इसके अंदर देखो क्या किया मैंने ट्राई स्टेटमेंट यूज करी। ट्राई स्टेटमेंट इज कि जब आपको कुछ ट्राई करना है, क्या जिस कोड में आपको लगता है कि एरर आएगा, ठीक है, तो दैट इज ट्राई स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर देखो मैंने क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल लिया ए, उसको मैंने वैल्यू दी है 5। दूसरा एक वेरिएबल लिया मैंने बी, उसको मैंने वैल्यू दी है हेलो, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ प्रिंट ए ग्रेटर देन बी। अब इसके अंदर डेफिनेटली क्या एरर आएगा, इसके अंदर एरर आएगा, और मैं इसको एज इट इज रन करूंगा तो इसके अंदर एरर आ जाएगा, राइट। तो अब मेरे को पहले से ही पता है इसके अंदर एरर आएगा, तो मैं यहाँ पे एरर फिक्स कर देता हूँ, मैं कंपेयर नहीं करता। और द पॉइंट इज कि मान लो मैं यूजर से कुछ इनपुट ले रहा हूँ, अब मेरे को थोड़ा पता है कि यूजर क्या इनपुट दे देगा, है ना। वहां पे तो मेरे को पता ही नहीं कि एरर आएगा या नहीं आएगा, राइट। तो वहां पे प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो जाती है कि हमें पता नहीं होता कि एरर आएगा या नहीं आएगा, इसलिए हम इस तरीके से एरर को हैंडल किया जाता है कि अगर एरर आया भी तब भी हम उसको मैनेज कर लेंगे, और नहीं आया तब तो कोड चली जाएगा। तो इसके लिए पहले क्या है मेरे पास कि मैं स्ट्रिंग और इंटीजर को कंपेयर कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग को और इंटीजर को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारा हो गया है बस बस। और मैं क्लोज कर दूं क्लोज कर दो यार, कोड लिखना तो लिख लो, वेबसाइट पे तो। तो मैं इसमें ना स्ट्रिंग और इंटीजर को कंपेयर कर रहा हूँ, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे मेरा एरर रेज होएगा, है ना। तो मैंने इसको इसलिए डाल दिया ट्राई के अंदर, ठीक है। ट्राई के अंदर जैसे एरर रेज होता है मेरा एक्सेप्ट एक्सेप्ट वाली स्टेटमेंट रन हो जाती है, ठीक है। ट्राई वाली स्टेटमेंट्स के अंदर जो एरर रेज होता है वो इंस्टेड ऑफ शोइंग द एरर मेरी स्टेटमेंट रन हो जाती है एक्सेप्ट वाली, ठीक है, कि यू गॉट एन एरर, ठीक है। तो अब यूजर को क्या दिखेगा कि पूरा एरर नहीं दिखेगा, प्रॉपर लाल होके वैसे एरर नहीं आ जाएगा उसके पास। उसके पास क्या आएगा, यू गॉट एन एरर, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ नीचे मेरा सब कुछ कमेंट है ना, तो इसको रन करके दिखा देंगे, ये वाले भी कमेंट कर देते हैं। तो देखो अब मेरा इंस्टेड ऑफ शोइंग द फुल एरर मेरे पास आएगा यू गॉट एन एरर, ठीक है। इसको मैं एक बार पहले ना वैसे दिखाता हूँ कि नॉर्मली अगर मैं इसको रन करता, ठीक है, मैं नॉर्मली इसको रन करूंगा,
मेरे को 9 मिल गया, मेरे को टाइप एरर आ गया प्रॉपर। ये एक्सपेक्टेड था कि मैंने ऊपर जब गलती करी है तो एरर आएगा, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना ट्राई और एक्सेप्ट में डाल देता हूँ। इसको मैंने यहां से हटाया, अब मैं इसमें डाल देता हूँ। अभी फाइनली पे नहीं जा रही, फाइनली पे भी जाएंगे, ठीक है, बट मैं अभी इसके अंदर इसको ऐसे डाल दिया, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज कि मेरे को इतना बड़ा एरर शो करने की जगह पे जो मैं एक्सेप्ट वाले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वही शो होगा सिर्फ, है समझ, क्लियर है, क्लियर है। इस तरीके से मैं एरर को हैंडल करता हूं। अब मान लो फॉर सम रीजन मेरे को ये एरर देखना है, ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज कि एक्सेप्ट के अंदर मैं दे सकता हूं जैसे टाइप एरर आता है तो टाइप एज ई, एंड इसके अंदर आई विल डू do input, do you want to see the error, ठीक है। इसके ब्रैकेट में y/n लगा दिया मैंने, इसको मैं डॉट लोअर कर दिया, ठीक है। if child equal to y, then print e, ठीक है। बस मैंने क्या किया कि अब मैं चाह रहा हूं कि मैं यूजर से पूछ लूं कि उसको एरर देखना है या नहीं देखना है। पहले मैंने क्या किया, मैंने देखा कि कौन सा एरर यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइप एरर आ रहा है, नाम देखना टाइप एरर आ रहा है। मैंने किया कि एक्सेप्ट के अंदर टाइप एरर है ई, कि जब भी टाइप एरर आए ना तो उसको ई में डाल दो, ये किया मैंने, ठीक है। जब भी ट्राई मेरा एक टाइप एरर कॉल करे तो उस पूरे एरर को उठा के ई में डाल दो। अब वो बाय डिफॉल्ट दिखाएगा यू गॉट एन एरर, उसके बाद पूछेगा डू यू वांट टू सी द एरर, अब मैं बाय लिखूंगा तब भी वो मेरे को एरर दिखाएगा क्योंकि ई के अंदर एरर है, मैं प्रिंट ई कर दिया है, तब भी वो मेरे को एरर दिखाएगा, वरना दिखाएगा ही नहीं मेरे को एरर, ठीक है। तो अब इसको मैं रन करता हूं, बोल रहा यू गॉट एन एरर, डू यू वांट टू सी द एरर, मैंने किया बाय, अब इसे मेरे को दिखा दिया कि एरर आ रहा है, ठीक है। अब इसने मेरे को दिखा दिया कि एरर आ रहा है, जो एरर मेरा कि नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ ये, ठीक है ना। इसने मेरे को दिखाया कि अब मेरे को दिखाया इससे एरर, क्लियर। मैं ऊपर सेम रन करके अगर नो कर दूंगा एरर नहीं दिखाएगा, ऐसे एग्जिट हो जाएगा। ये होता है ट्राई एंड एक्सेप्ट। अब इसके बाद हमारे पास आता है फाइनली, एरर हैंडलिंग का लास्ट पार्ट है, दैट इज योर फाइनली। फाइनली का क्या मतलब है कि ट्राई वाली स्टेटमेंट में अगर एरर आया तो एक्सेप्ट रन होगा, फिर फाइनली रन होगा, बट अगर ट्राई वाले स्टेटमेंट में एरर नहीं आया तो सीधा फाइनली रन हो जाएगा। फाइनली इज कि वो रन होगा ही होगा, चाहे एरर आए चाहे ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी अनकमेंट करता हूं, मेरा तो सिंटैक्स एरर, तो सिंटैक्स एरर लिख दो, एक्सेप्ट सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर कैच नहीं होता याद रखना, सिंटैक्स एरर कभी भी कैच नहीं होगा, मतलब सिंटैक्स एरर को तुम हैंडल नहीं कर सकते, सिंटैक्स एरर तुम्हें फिक्स करना ही पड़ता है। एंड this is from finally, ठीक है। तो बस मैं सिंपली ऐसे ही रन कर देता हूं, अगर तो यू गॉट एन एरर, मेरे को एरर नहीं देखना, सो उसके बाद दिस इज फ्रॉम फाइनली। अब लेट्स से मैं ना एक्चुअली कंपेयर कर लेता हूं, मैंने अपना एरर फिक्स कर दिया, ठीक है, और जब मैंने अपना एरर फिक्स कर दिया तो उसने फॉल्स बताया और दिस इज फ्रॉम फाइनली आ गया, मतलब कि चाहे मेरा एरर आए चाहे ना आए, जो फाइनली वाली स्टेटमेंट है मेरी वो तो यार होगी ही होगी, ठीक है। चाहे वो जो फाइनल स्टेटमेंट होगी वो तो रन होगी ही होगी, चाहे एरर आए चाहे ना। अगर एरर आएगा तो उसमें वो दिखा देगा कि इसमें एरर है। हाँ, एरर आया तो उसमें वो एक्सेप्ट वाला पूरा पार्ट रन हो जाएगा, एरर नहीं आया तो ट्राई के बाद सीधा फाइनली रन हो जाएगा, ठीक है। या तो ट्राई एक्सेप्ट फाइनली, वरना ट्राई से बाद फाइनली एक्सेप्ट स्किप हो जाएगा। एक्सेप्ट वाला पार्ट सिर्फ तब रन होता है जब एरर आता है,
इसी तरीके से बस यही है आपकी एरर हैंडलिंग। इसी तरीके से आप एरर को हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट लो इसको को फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे को तो ऐसा नहीं होता है। ट्राई कर टी कैपिटल है। मैंने छोटा है देखो। फिर पूरा फाइनल तक लिख लिया। ओके ठीक है, ये थी आपकी एरर हैंडलिंग। अब विल कम टू फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या है? फाइल हैंडलिंग बेसिकली जब हम एक फाइल में कुछ भी डेटा लिख रहे हैं या रीड कर रहे हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोड है मेरे पास, इसको समझते हैं, ठीक है। जब भी हम फाइल के अंदर रीड या राइट कर रहे हैं तो उसमें 3 मोड्स होते हैं। आइदर आई कैन रीड, आई कैन राइट और आई कैन अपेंड, ठीक है। या तो फाइल के अंदर मैं रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ या अपेंड कर सकता हूँ। रीड का मतलब उस फाइल के अंदर जो भी लिखा हुआ है मैं सिर्फ उसे रीड कर रहा हूँ। राइट का मतलब उस फाइल के अंदर मैं राइट कर रहा हूँ। और राइट कैसे कर रहा हूँ? जो भी डेटा ऑलरेडी लिखा था वो सब हटा दिया और मैं उसमें शुरुआत से राइट कर रहा हूँ। और अपेंड का मतलब कि उसके अंदर मैं डेटा को अपेंड कर रहा हूँ, मतलब जो डेटा पहले से लिखा हुआ था उसी के आगे मैं और डेटा डाल रहा हूँ, ठीक है। ये होते हैं आपके 3 मोड्स। सर ये तो आता है रीड राइट और अपेंड। ये आता है, स्किप कर दें। हाँ पक्का? यस। विंडो ओपन वगैरह पूरा आता है ना? हम्म। ठीक है, तुमने कर लिया था फिर, ओके। तो ये थी फाइल हैंडलिंग। अब इसी तरीके से ना तुम्हारी होती है जेसन हैंडलिंग, ठीक है। अगर मैं जेसन 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 तुम्हारा फॉर्मेट होता है ऑफ फाइल्स। यस यस यस। फिर हम बात करेंगे जेसन हैंडलिंग की। तो जेसन का मैं बहुत बेसिक टर्म से बताऊं तो जैसे पाइथन में डिक्शनरीज होती है ना? पाइथन में डिक्शनरीज होती है, वही उसी को हम जेसन फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है। जो डिक्शनरीज है उन्हीं को जो हम फाइल में लिख दो या वैसे यूज कर लो तो वो जेसन फॉर्मेट बन जाता है, ठीक है। सो अब देखो मेरे पास क्या कोड है। हम ना जेसन फॉर्मेट में भी वही 3 मोड होते हैं हमारे पास, राइट और रीड और पेंड, वही सेम 3 मोड होते हैं। इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होती है, जो एफ डॉट राइट होती है या एफ डॉट रीड थी, एफ डॉट रीड लाइन थी, वो चेंज हो जाती है बस, ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले तो एक करते हैं इंपोर्ट जेसन। ये जो मॉड्यूल है हमारा, ये जेसन फाइल्स को हैंडल करता है, ठीक है। अब इसमें से जैसे हमने रीड में ओपन किया, अब हमें एफ डॉट रीड कर देते हैं उसमें, राइट। इसके अंदर हमें करना पड़ता है जेसन डॉट लोड, ठीक है। अंदर फाइल का नाम एफ हमने ऊपर से लिया, तो जेसन डॉट लोड एफ, मतलब फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है वो जेसन कंटेंट है, हम बता रहे हैं और जेसन को बोल रहे हैं उसे लोड करने को, ठीक है। इसी तरीके से जब आपको कुछ लिखना होता है फाइल के अंदर, सो यू विल डू जेसन डॉट डंप, ठीक है। जो उसमें एफ डॉट राइट था वो बन जाता है जेसन डॉट डंप यहाँ पे, ठीक है। बस इसी तरीके से आपका यहाँ से आप रीड कर सकते हो, यहाँ से आप राइट कर सकते हो। डंप का क्या होगा इसमें? क्या मतलब? डंप रीड? नहीं नहीं नहीं, लोड इज रीड, डंप इज राइट। तो जेसन डॉट लोड रीड कर रहे हैं क्योंकि हमने देखो यहाँ पे रीड मोड में खोला ना, तो हमने जेसन डॉट लोड किया, राइट मोड में खोला तो जेसन डॉट डंप किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप और डेटा को जेसन फॉर्मेट में लोड एंड डंप करते हैं, रीड एंड राइट करते हैं, ठीक है। यही है आपकी जेसन की फाइल हैंडलिंग, ठीक है। जेसन की फाइल हैंडलिंग में ना आपका एक फायदा और है, तो आपने जेसन का डेटा रीड किया, राइट,
तो उसके अंदर से अब उसको ना डिक्शनरी की तरह यूज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मेरा जेसन डॉट डॉट से डाटा जेसन के अंदर मतलब जेसन डाटा डेटा के अंदर लोड हो गया, राइट। तो मैं देखो नीचे ना डेटा में से नेम निकाल लिया, फिर डेटा में से मार्क्स में से मैथ्स निकाल लिया, इस तरीके से मैं मार्क्स वगैरह निकाल सकता हूँ। और मैं तुम्हें फाइल दिखाऊँ, तो मेरी फाइल है, दिस इज माय फाइल, ठीक है। और एक डिक्शनरी ही है फाइल के अंदर बस, है ना। इसके अंदर क्या है कि नेम से मेरे नेम रिप्रेजेंट हो रहा है, एड्रेस है, जेंडर है, हाँ एड्रेस है, जेंडर है। लास्ट में मार्क्स के अंदर एक और डिक्शनरी है, marks। उसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ठीक है। मैंने वहां पे क्या किया हुआ है कि डेटा में से नेम निकाल लिया तो योगेश आ जाएगा, नेम योगेश था ना वहां पे। और डेटा में से मार्क्स निकाले तो डिक्शनरी आ गई मार्क्स वाली। अब उसमें से भी मैंने मैथ निकाल लिया तो मेरे उसमें मैथ के मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब मेरा बस जब मैथ के मार्क्स आ जाएंगे तो वो मेरे मैथ के मार्क्स को प्रिंट कर देगा। इफ आई डू दिस, तो देखो उसने पहले तो मेरी पूरी डिक्शनरी प्रिंट करी गई, मैंने प्रिंट डेटा लगा रखा था, ठीक है। और लास्ट में जो ये प्रिंट वाला था उसने लिख दिया योगेश स्कोर्ड 45 इन मैथ्स, है ना। सो नेम की जगह पे योगेश आ गया, एंड जो मार्क्स मैथ ये सेकंड स्टेटमेंट थी, सेकंड वेरिएबल था, इसकी जगह पे 45 आ गया, डिक्शनरी में 45 लिखा हुआ था क्योंकि, ठीक है। ये होती है आपकी जेसन हैंडलिंग, ठीक है ना। इतनी सी है जेसन हैंडलिंग, ठीक है। जो टॉपिक्स में यहाँ पे पढ़ाता हूँ ना, सीम्स लाइक बहुत ज्यादा छोटे हैं, वो लगते हैं बहुत ज्यादा छोटे हैं, बट जब आप लोग करने बैठोगे ना तो बहुत ज्यादा डीप में चले जाते हैं। लाइक जब क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस काफी डीप डीप के भी आते हैं, ठीक है। रिमेंबर दैट कि हर एक टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको बहुत सिंपल फॉर्मेट में इसीलिए समझाता हूँ ताकि आपको एक बार में समझ आ जाए चीजें, ठीक है। सो अब हमारा जेसन हो गया। एक बार आप टॉपिक की लिस्ट भेज देना ग्रुप पे ना, टॉपिक्स की लिस्ट। टॉपिक्स की लिस्ट वो तो हर एक क्लास के बाद मैं मेंशन करके टॉपिक भेजता हूँ ना फॉर्म भरने के लिए, वहां से टॉपिक्स की लिस्ट तो ऑलरेडी है आपके पास, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से मैं जेसन हैंडल करता हूँ, और मेरा जेसन भी हो गया, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं हमारे पास ऊप्स की कंसेप्ट। ऊप्स इज बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये आपने ज्यादातर जैसे आपने तो पढ़ रहे हो क्लास में, राइट, कॉलेज में पढ़ ही रहे हो। ऊप्स इज बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जब हम बहुत बड़े बड़े कोड्स करते हैं, जब हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो हम ना प्रेफर करते हैं कि जो हमारा कोड है उसको हम मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, क्लासेस में डिवाइड करते हैं, फंक्शंस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ताकि उसकी मैनेजेबिलिटी इजी हो जाए, टीम में वर्क करना इजी हो जाए, कोऑर्डिनेट करना इजी हो जाए, इन सब के लिए हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। सो ये रहता है आपका बेसिकली ऊप्स, ये बेसिक कंसेप्ट है ऊप का, कंसेप्ट है ऊप्स का, ठीक है। अब इसके अंदर 3-4 मेन कंसेप्ट आते हैं। फर्स्ट वन इज एनकैप्सुलेशन, ठीक है। Encapsulation, abstraction। एब्स्ट्रैक्शन वगैरह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन ठीक है, अच्छा है, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट Main encapsulation है। नहीं, मेन है, 3-4 बता रहा हूँ ना, बट एब्स्ट्रैक्शन नहीं है उसके से एक जो रियल वर्ल्ड में एक्चुअली यूज होते हैं आपके कंसेप्ट, तो द एनकैप्सुलेशन। सेकंड वन इज इनहेरिटेंस, थर्ड वन इज पॉलीमॉर्फिज्म, एंड द लास्ट वन इज क्लास एंड फंक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनकैप्सुलेशन क्या होता है। एनकैप्सुलेशन इज जब आप कोड को एक ब्लॉक ऑफ कोड में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली मान लो आपने एक कोड लिखा, उसको एक फंक्शन के अंदर डाल दिया, वो होगा आपने उस कोड को बेसिकली एनकैप्सुलेट कर दिया, दैट इज योर एनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो दैट इज योर एनकैप्सुलेशन, आपने कोड को बेसिकली एनकैप्सुलेट कर दिया, एक कोड का कोड ब्लॉक बना दिया। इसकी मैं बेसिक डेफिनेशन बोलूं तो कंबाइनिंग या जॉइनिंग सेम कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, ठीक है। कंबाइनिंग या जॉइनिंग सेम कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, ठीक है। अब जैसे आपके पास ये मल्टीपल फंक्शंस बनेंगे, अब हमने बहुत सारा कोड था, उसको अलग अलग ब्लॉक्स निकाल के बहुत सारे फंक्शन बनाती है। अब जो फंक्शन एक जैसे हैं, मतलब जो अलग एक ही चीज की अलग अलग पार्ट्स हैं, उनको आप एक क्लास में डाल दोगे। अगेन एनकैप्सुलेशन, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट्स को एनकैप्सुलेट कर दिया, मल्टीपल फंक्शंस को एक क्लास में डाल दिया, एनकैप्सुलेशन। तो जब आप सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कंबाइन कर देते हो, तो दैट इज एनकैप्सुलेशन, ठीक है।
क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, नहीं इनहेरिटेंस। सेकेंड योर इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज जब आप पेरेंट ऑब्जेक्ट से चाइल्ड ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कराते हो, प्रॉपर्टीज को लेते हो। जैसे मैंने अभी बोला था कि जो फंक्शंस हैं उनको आपने क्लास में डाल दिया है ना, अब क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जब वो प्रॉपर्टीज आप अपने चाइल्ड ऑब्जेक्ट में यानी कि फंक्शंस के अंदर यूज करते हो, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि क्लास हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट हुआ, जो चाइल्ड हुआ वो हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट हुआ, जो फंक्शन हुआ वो हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट हुआ। तो जब पेरेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज चाइल्ड ऑब्जेक्ट में आती हैं, सो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, जब पेरेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज चाइल्ड ऑब्जेक्ट में आती है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, ये होता है आपका इनहेरिटेंस का कांसेप्ट। अब इनहेरिटेंस का यूज क्या है, क्यों यूज करते हैं? हम जब क्लास की बात कर रहे हैं तो हमें क्लास को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, सो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम बाय डिफॉल्ट क्लास की बना देते हैं। अब मान लो मेरे को वो सारी वो प्रॉपर्टीज कुछ कुछ फंक्शंस में भी चाहिए, तो मैं उसको इनहेरिट कर लूंगा ना फंक्शंस के लिए अलग से बनाने की जगह, मल्टीपल फंक्शंस ताकि सेम प्रॉपर्टी को शेयर कर पाए, इसलिए हम उसको इनहेरिटेंस यूज करते हैं, उन प्रॉपर्टी को इनहेरिट करवा लेते हैं। ठीक है, द थर्ड वन इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज बहुत ज्यादा सिंपल सा कंसेप्ट है कि सेम नाम से आप अलग अलग क्लासेस के अंदर फंक्शन बना सकते हो। सेम नेम से सेम नेम से फंक्शन बना सकते हो, वैसे नहीं बना सकते, पर जब आप उसे अलग अलग क्लासेस के अंदर डाल दो तो बना सकते हो। ठीक है, मान लो मैंने एक क्लास बनाई एनिमल के नाम से, एक क्लास बनाई मैंने व्हीकल्स के नाम से, अब मैं दोनों के अंदर एक फंक्शन बनाया डेफ साउंड के नाम से। ठीक है, एनिमल वाले में बाघ बाघ म्याऊ मू ये सब एनिमल साउंड डाल दूंगा, जो व्हीकल वाले है उसमें मैं हॉर्न्स की आवाज डालूंगा कि अलग अलग हॉर्न्स की ऐसी ऐसी आवाज होती है, राइट, एग्जॉस्ट की ऐसी आवाजें होती हैं, राइट। सो मैंने सेम नाम से फंक्शन बनाया साउंड दो बार, वैसे नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता, बट पॉलीमॉर्फिज्म से पॉसिबल है क्योंकि हम इनको अलग अलग क्लासेस में डालते हैं। ठीक है, क्लियर, दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। अब लास्ट वन इज योर क्लास एंड फंक्शंस। तो हम इतनी देर से क्लास एंड फंक्शन कर रहे हैं, वो तो समझ आ गया होगा कि क्लासेस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, राइट, है ना? तो ये थे आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हूप्स। अब इसके बाद जो हम हूप्स के थोड़ा सा डीप में गए थे, हमने वर्किंग विद जेसन कर लिया है ऑलरेडी, उसके हम डीप में गए थे, सेव कर देता हूं। हम हूप्स के डीप में गए थे विद दिस बैंकिंग कोड। ठीक है, हमने एक बेसिकली कोड बनाया था फॉर डू द बैंकिंग। ठीक है, अब इसमें हमें क्या चाहिए था कि जब तक एक यूजर लॉग इन ना करे वो कोई भी सर्विस को यूज ना कर पाए, जैसे वो लॉग इन कर ले सारी सर्विस यूज कर पाए और वो लॉग आउट भी कर पाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने क्लास बनाई बैंकिंग के नाम से, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। प्रॉपर्टीज क्या दी है कि सबसे पहली प्रॉपर्टी है सेल्फ डॉट बैलेंस की। तो समझते हैं सब क्या होता है। सबसे पहले तो क्लास बैंकिंग लिखती है, आप क्लास को क्लास बनाते हो बेसिकली। ठीक है, क्लास बैंकिंग लिखा, जब आपने क्लास वर्ड मेंशन कर दिया किसी वर्ड के आगे और कॉलन लगा के, तो इस तरीके से आप क्लास बनाते हो, ये आपने क्लास बनाई है। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे पहला फंक्शन होता है वो होता है क्लास का इनिशियलाइजेशन फंक्शन। ठीक है, आप क्लास को इनिशिएट कैसे करते हो? इनिशिएट करने के लिए यू यूज अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये होता है आपका इनिशियलाइजेशन फंक्शन, वहां पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, सब तक लिखा हुआ है वो। ठीक है ना, उसके बाद आता है आपका सेल्फ। सेल्फ क्या होता है? सेल्फ को आप इस तरीके से समझो कि इट्स अ प्रॉपर्टी कैरियर। ठीक है, जब भी आप इनहेरिटेंस कराओगे वो सेल्फ के थ्रू होती है। जो वर्ड है वो जो भी मैं प्रॉपर्टीज बनाऊंगा उनको कैरी करता है इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है, तो मैंने क्लास बनाई है बैंकिंग, उसके अंदर मैंने उस क्लास को इनिशियलाइज किया है, उसके अंदर मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी दी है, उसके अंदर मैंने पहले से पैरामीटर मांगे हैं, मेरे को यूजर नेम और पासवर्ड दो। ये क्लास चलेगी ही तब जब इसको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, सही है गलत है डजंट मैटर, मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने सेल्फ डॉट बैलेंस करके एक प्रॉपर्टी बनाई सेल्फ के अंदर, तो मतलब मैंने बैलेंस इनिशियली 0 कर रखा है। ठीक है, उसके बाद मैंने चेक किया कि अगर यूजर नेम योगेश है और पासवर्ड 1234 है, तभी मैं एक और प्रॉपर्टी दूंगा उसे सेल्फ डॉट लॉगिन, जिसकी वैल्यू ट्रू होगी। ठीक है, वरना सेल्फ डॉट लॉगिन वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू मैं फॉल्स रखूंगा। ठीक है, कि अगर लॉगिन हुआ है तो ट्रू रहेगा, नहीं हुआ तो फॉल्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने अलग अलग फंक्शन बनाए हैं, चेक लॉगिन के नाम से बनाया है, ये सब इस लॉगिन वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू रिटर्न कर देता है।
यहाँ पे मैंने सेल्फ लगाया, मतलब मैं प्रॉपर्टी इनहेरिट कर गया, यहाँ पे इनहेरिटेंस आ गई, ठीक है। और एनकैप्सुलेशन चल ही रहा है कि मैं कुछ कुछ कोड को फंक्शंस के अंदर कंबाइन कर रहा हूँ, मल्टीपल फंक्शंस को मैंने क्लास के अंदर कंबाइन कर रखा है, तो एनकैप्सुलेशन तो चल ही रहा है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे हमने यूज नहीं किया, पॉलीमॉर्फिज्म की यूज करने की नीड ही नहीं थी हमें, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म हमने यूज नहीं किया, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म यूज करने की हमें नीड नहीं थी, ठीक है। अब मैंने अलग अलग फंक्शन बनाए, सबसे पहले मैंने बनाया चेक लॉगिन का, जो कि मेरे को लॉगिन की जो मेरी प्रॉपर्टी है लॉगिन वाली, उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। देन मैंने फंक्शन बनाया है चेक के नाम से, ठीक है। चेक वाला फंक्शन क्या कर रहा है कि ये बैलेंस रिटर्न कर रहा है, जो भी मेरा बैलेंस है। इसमें कोई एरर है कि नहीं? हाँ और अरे उसी का ही देख रहा ना। एक मिनट। हाँ सर बोल, हाँ बोल। यदि कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर। पक्का? हाँ ठीक है, तो जो चेक वाले नए फंक्शन में आया, हाँ। उसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि मेरा बैलेंस कितना है, वो बैलेंस रिटर्न कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बट उसके अंदर ना मैं पहले ये भी चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो पर्सन है वो लॉग्ड इन है या नहीं है। अगर लॉग्ड इन है तभी उसको बैलेंस दिखेगा, वरना कोई बैलेंस नहीं दिखेगा, ठीक है, वरना वो नन रिटर्न कर देगा। सिमिलर तरीके से मैंने डिपॉजिट वाला किया है कि अगर वो लॉग इन है तो अकाउंट डिपॉजिट हो जाएगा, वरना नन रिटर्न हो जाएगा। सेम विड्रॉ में किया है, अच्छा सर्विस में यही है हमारे। हाँ यही किया मैंने, सेम विड्रॉ में किया है मैंने, विड्रॉ डिपॉजिट। ओके। सेम मैंने विड्रॉ में किया है कि लॉग इन है तो अमाउंट विड्रॉ हो जाएगा, वरना नन रिटर्न हो जाएगा। सेम लॉग आउट में किया है कि लॉग इन है तो वो लॉग इन की वैल्यू मैं फॉल्स कर दूंगा और लॉग आउट सक्सेसफुल दे दूंगा, वरना नन रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने एक हेल्पर वेरिएबल बना दिया बैंक के नाम से, ठीक है। इसमें मैंने क्लास को रैंडम यूजर नेम और पासवर्ड के साथ इनिशिएट कर दिया, ठीक है, क्योंकि क्लास को इनिशिएट करने के लिए मेरे को यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ता। मैंने सही ना देके रैंडमली कुछ भी दे दिया, तो मेरी क्लास यहाँ पे इनिशिएट हो गई, ठीक है। और अब मैंने व्हाइल लूप के अंदर चॉइस मांग ली कि आपको लॉगिन करना है, डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, चेक बैलेंस करना है, लॉग आउट करना है या एग्जिट करना है। अगर यूजर को लॉगिन करना है तो मैं उससे यूजर नेम मांग रहा हूँ, पासवर्ड मांग रहा हूँ। और बैंक वाले वेरिएबल जो हमने ऊपर रैंडम पासवर्ड से और यूजर नेम और पासवर्ड से इनिशिएट किया था ना, उसको मैं एक्चुअल यूजर नेम और पासवर्ड से इनिशिएट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चेक लॉगिन कर रहा हूँ कि लॉगिन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। ऊपर से फॉल्स या वो आएगा नन, राइट। अगर तो मेरा ट्रू आए, अगर तो मेरा ट्रू आए तो आई एम प्रिंटिंग लॉगिन सक्सेसफुल, यू कैन यूज अवर बैंकिंग सर्विसेज नाउ। अगर फॉल्स आया मतलब एल्स में, तो लॉगिन फेल दिखा दूंगा, तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड गलत था। इसी तरीके से मैंने डिपॉजिट के लिए किया, डिपॉजिट में मैंने अमाउंट मांग ली, और अब मैंने ना आउट वाले वेरिएबल के अंदर इसका जो रिजल्ट था वो स्टोर किया है आउट वाले वेरिएबल के अंदर। अब अगर आउट वाला वेरिएबल नन हुआ, नन कब आ रहा था जब लॉग्ड इन नहीं था, है ना। तो मैंने क्या किया, डिपॉजिट फेल्ड, यू मस्ट बी लॉग्ड इन, वरना मैंने सीधा सीधा आउट कर दिया, और आउट में ऊपर से आ रहा है डिपॉजिट सक्सेसफुल, है ना, वो हो गया। इसी तरीके से मैंने विड्रॉ वाला बनाया है, आउट के अंदर सेव किया, नन आया तो विड्रॉ फेल्ड, यू मस्ट बी लॉग्ड इन, वरना विड्रॉ सक्सेसफुल, ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट में फोर्थ चेक बैलेंस बना दिया, चेक बैलेंस में भी सेम किया, आउट के अंदर मैंने बैलेंस में चेक किया, अगर नन आया तो बैलेंस चेक फेल्ड, यू मस्ट बी लॉग्ड इन, वरना योर करंट बैलेंस इज आउट। जो भी बैलेंस की वैल्यू मेरे पास ऊपर से आएगी वो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। अरे चॉइस इक्वल टू 5 कि मैंने लॉग आउट किया, अगेन सेम किया मैंने कि आउट के अंदर मैंने लॉग आउट डाल दिया, आउट के अंदर मैंने लॉग आउट डाल दिया, नन आया तो लॉग आउट फेल्ड कर दिया, कि लॉग इन ही नहीं था अगर पर्सन तो लॉग आउट कैसे करेगा, वरना मैंने इसके अंदर प्रिंट आउट कर दिया। और 6 मेरा एग्जिट था, तो मैंने गुड बाय लिख के ब्रेक कर दिया कि मैं लूप के अंदर हूँ, मैं ब्रेक करूंगा मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा, एग्जिट हो जाएगा, प्रोग्राम मेरा एग्जिट हो जाएगा, राइट। एल्स मैंने कर दिया इनवैलिड ऑप्शन कि 6 तक मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं, तुम 7 8 9 10 कुछ भी डालो, बार बार इनवैलिड ऑप्शन बोल देगा कि ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने ना चॉइस 2 डाली एक, ये ना टोटली ऑप्शनल वाला पार्ट है, मैंने सिर्फ इसे डाला क्योंकि जो मेरा मेन मेन्यू है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है, लंबा है, तो इसलिए मैंने, ऑप्शन पे आप ऐड कर सकते हैं इसमें। हाँ ऑप्शनल मेन्यू भी आप ऐड कर सकते हो। मैंने चॉइस 2 डाली, इसके अंदर मैंने क्या किया कि चूज एन ऑप्शन, मैंने बोल दिया कि रिटर्न टू मेन मेन्यू या एग्जिट। अगर रिटर्न टू मेन मेन्यू है तो मैंने कर दिया कंटिन्यू, कि लूप कंटिन्यू होएगा, वरना फिर गुड बाय। अगर उसने एग्जिट किया तो गुड बाय लिख के ब्रेक, उसके अलावा कुछ भी डालेगा तो इनवैलिड ऑप्शन, ठीक है। तो एक बार रन करके दिखा देते हैं।
तो पाइथन banking.py, ठीक है, मेरे पास आ गया हेलो यूजर प्लीज चूज एन ऑप्शन। अब मेरे को लॉग इन कर सकता हूँ, डिपॉजिट कर सकता हूँ, विड्रॉ, चेक बैलेंस, लॉग आउट, है ना, बिना लॉग इन करे चेक बैलेंस करके ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो मैंने 4 डाला, बैलेंस एक्सपेयर, यू मस्ट बी लॉग्ड इन, कि मैं लॉग इन ही नहीं हूँ। ठीक है, अब मैं कर सकता हूँ या तो रिटर्न या एग्जिट। मैं करता हूँ मेन मेन्यू में वापस, अब मैं करता हूँ लॉग इन, बट लेट मी एंटर रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड, मैंने कुछ भी यूजर नेम डाला, कुछ भी पासवर्ड डाला, लॉग इन फेल्ड। ठीक है, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड सही नहीं है। तो रिटर्न टू मेन मेन्यू एंड लॉग इन। ठीक है, अब मैं सही डालता हूँ, डाला योगेश, 1 2 3 4, लॉग इन सक्सेसफुल, यू कैन यूज अवर बैंकिंग सर्विसेज नाउ। ठीक है, अब मैं इसमें डाल दूंगा 1, रिटर्न टू मेन मेन्यू। ठीक है, मैं मेन मेन्यू में वापस आ गया। अब आई हैव कि मैं डिपॉजिट कर सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ, चेक बैलेंस कर सकता हूँ। तो मैं पहले डिपॉजिट करता हूँ, लेट्स से मैं डिपॉजिट किया, अब क्योंकि मैं लॉग इन हूँ मैं डिपॉजिट कर सकता हूँ, मैंने 300 डिपॉजिट कर दी, रिटर्न टू मेन मेन्यू किया मैंने। अब मैं चेक बैलेंस कर लेता हूँ, 300 आ गया, मैंने अभी डिपॉजिट किया, मेरा बैलेंस 300 हो गया, है ना। रिटर्न टू मेन मेन्यू कर लेता हूँ। ठीक है, अब रिटर्न टू मेन मेन्यू करने के बाद लेट्स से मैं विड्रॉ करता हूँ, मैंने विड्रॉ कर लिया 50। ठीक है, विड्रॉ सक्सेसफुल आ गया, अगेन मैं मेन मेन्यू में चला जाऊंगा, अब मैं दोबारा चेक बैलेंस कर लेता हूँ, 250 बचा क्योंकि 50 विड्रॉ हो गया उसमें से, है ना। दोबारा मेन मेन्यू में चले जाते हैं, अब लेट्स से मेरे को लॉग आउट करना है, मेरा हो गया जो मेरे को काम करना था, लॉग आउट किया, लॉग आउट सक्सेसफुल हो गया, मैं रिटर्न टू मेन मेन्यू कर लेता हूँ। अब मैं 6 दबा के एग्जिट करता हूँ, एग्जिट किया, गुड बाय बोल के कोड एग्जिट हो गया। ठीक है, अब इसको ना जब तक आप एग्जिट नहीं करोगे ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा, बैंकिंग सर्विस चलती ही रहेगी, क्योंकि ये वाइल लूप के अंदर है, इनफाइनाइट लूप के अंदर है। ठीक है, ये होते हैं आपके ऊप्स के कंसेप्ट, एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं उसका पूरा नॉलेज। ठीक है, ये हो गया हमारा, राइट, और ये भी हो गया है। बस यही कराया था अब तक, बाकी कल वाली क्लास थी फिर जो थी वो तो रिकॉर्डिंग देख लेना उसकी। हाँ, रिकॉर्डिंग देख के कर लेना, लैपटॉप ले आना किसी दिन पॉसिबल हो, सैटरडे को ले आना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सैटरडे को किस टाइम आओगे? 2:30 तक, 3 बजे ना मैच होता है, दैट इज द प्रॉब्लम। ट्राई करूंगी 1:30 1:30 आ जाओ, अगर 2:30 के आसपास मतलब 2:30 से लेट हो रहा हो तो फिर 4 बजे आना, 4 बजे मेरा मैच ओवर होता है, फिर मैं उसके बाद फ्री होता हूँ कल 2:30 तक। 2:30 तक। ठीक मैं है, 1:30 तक आ जाऊंगी सैटरडे को हाँ। पावर पी वाला क्लास लेनी है ना आपको। हाँ, उन लोगों को पावर पी वाला कॉलेज खेलना है। में क्लासेस में तो फिर मेरे पॉसिबल होगा कोई बात नहीं, संडे को आ जाना। हाँ। ठीक है, संडे को फिर वही 4 o'clock आना, संडे को अगर आओगे तो। उससे पहले नहीं चलो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 10 बजे से मेरे बैचेस शुरू हो जाते हैं और 4 बजे फ्री होता हूँ फिर सीधा। संडे को भी संडे को भी, और मंडे को मंडे को रहेगा क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरे को, अच्छा हाँ तुम्हें नहीं बताया ना, अगले वीक ना तुम्हारे मंडे से थर्सडे रहेंगी क्लासेस, फ्राइडे को मैं ऑफ पे हूँ क्योंकि, ठीक है, रेगुलर वही 5 बजे मंडे टू अब कल थर्सडे क्लास है, कल तो होगी ना। कल तो है, कल तो फ्राइडे है, इस वीक की नहीं अगले वीक की बता रहा हूँ मैं, कि मंडे टू थर्सडे होंगी अगले वीक और फ्राइडे को मैं लीव पे हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर इतना ही रखते हैं आपके लिए। ठीक है ना, अब यही कंसेप्ट है जो हमने जब आप एब्सेंट थे तब पढ़े थे, कैचअप करा दिया मैंने आपको, इजी है ना। हाँ, तो यही सारे जैसे आपने कंसेप्ट, बैंकिंग का लिया है और किसी का भी तो ले सकते हैं ना, हेल्थ केयर का ले लो, कंप्लेनिंग पुलिस कंप्लेन का ले लो, किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आराम से आप ये कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।